This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms. नौजवान हो, किसान हो या महिलाएं, इन चारों वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए ये बजट एक नया परिवर्तन लेकर आएगा। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि एक आत्मनिर्भर भारत और अंत्योदय की उस संकल्पना को सिद्धि तक ले जाने के लिए समर्पित ये जन कल्याणकारी बजट के लिए मैं देश की वित्त मंत्री माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी को अग्रिम बधाई देती हूँ कि उनके नेतृत्व में ये नवा बजट प्रस्तुत हो रहा है, जो निश्चित रूप से देश की जन भावनाओं की आशाओं के अनुरूप होगा। एक सवाल और लूँगा, चूंकि आप खुद महिला हैं और लगातार आदि आबादी को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कई लोगों का ये भी कहना है कि किचन का बजट जो है हमें सुधरना चाहिए इस बजट के अंदर। आपको भी लगता है कि इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? स्वाभाविक, मैं खुद महिला हूँ और राजनेता होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि नीतियों का निर्धारण सरकारों के माध्यम से होता है और सरकार जनता की अपेक्षाओं को ही पूरा करती है। और चूंकि मध्यम वर्गीय परिवारों में महिलाओं की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि उनकी रसोई हमेशा भरी रहे, और इस दृष्टि से देश की महिलाओं की इस चिंता का विशेष ख्याल हमारी वित्त मंत्री जी, जो स्वयं एक महिला है, इस बजट में जरूर रखेंगी। इसके अलावा युवाओं की बात करें, खासतौर मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ की बात करें, उसकी तैयारी भी लगातार चल रही है, और भी मध्य प्रदेश को, क्योंकि विकास एक अग्नि प्रदेश की तरफ आगे हमें लेके जाना है। बहुत सारी सौगातें, आप बजट आने दीजिए, एक बार बजट आ जाए उसके बाद फिर उस पर भी चर्चा करेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत अनुकूल बजट होगा। बजट के बाद एक बार फिर से जुड़ेंगे मैम आपसे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही कहना है मध्य प्रदेश की मंत्री हैं कृष्णा गौर की, मध्य प्रदेश को काफी कुछ बेहतर मिलने जा रहा है और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चूंकि रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा। भाग एक, जब मैं बजट का भाग का आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए, जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी,
पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र, बजट जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं। सुधार एक्सप्रेस। हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं को अनुसूचित करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्ति संगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं तथा इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा। अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। पहले कर्तव्य के तहत आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के लिए हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत मैं 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ। पहला, 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। 2, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। 3, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। 4, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। 5, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। 6, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में निर्माण को तेज करना। बायोफार्मा शक्ति मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु